हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल द ऑलकेमी पर स्वागत है। हमारी जो क्वांटम मैकेनिक्स की जो सीरीज चल रही थी उसके अंदर आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू एवरेज वैल्यू क्या होती है, इसको समझने से पहले ध्यान दीजिएगा कि जो हमारी लास्ट वीडियो जो थी आइगन वैल्यू इक्वेशन, ये उसी का ही पार्ट है। और बेसिकली हमको समझना क्या है कि हम देख क्वांटम मैकेनिक्स में क्या करते हैं, जनरली ऑब्जर्वेबल की वैल्यू को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो ऑब्जर्व वैल्यू की जो वैल्यू है उसको किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, जैसे पोजीशन हो गया, मोमेंटम हो गया, काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी होगी, ये जितने भी ऑब्जर्वेबल्स है इन सबकी वैल्यू हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि जब क्लासिकल मैकेनिक्स होती है उसके अंदर क्या होता है कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम जितने भी ऑब्जर्वेबल उनकी वैल्यू फॉर्मूलों के थ्रू कैलकुलेट कर लेते हैं। उनके लिए तो क्या है, फॉर्मूलाज दिया गया है, उस फॉर्मूला में वैल्यू रखी, अपने को क्या होगी, उस ऑब्जर्वेबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है कि जैसे हमने लिखा माइक्रोस्कोपिक लेवल, इसमें इलेक्ट्रॉन वाली प्रॉपर्टीज, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या होती है कि उसके लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता है। तो हम यहां पर क्या लेते हैं, उस ऑब्जर्व वैल्यू की वैल्यू निकालने के लिए हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं। और वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एक्सपेक्टेशन जो रिजल्ट निकल के आता है वही हमारा क्या कहलाता है, इसका एग्जैक्ट रिजल्ट कहलाएगा। कैसे कहलाएगा उसको समझना। जैसे मैंने क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर बात करी, कोई भी मैंने एक ऑब्जर्वेबल लिया, चाहे वो आपका पोजीशन हो गया, मोमेंटम हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, तो उस ऑब्जर्वेबल का क्या होता है, कोरस्पोंडिंग आपका क्या होगा, ऑपरेटर होगा। ये हमने लास्ट जब ऑपरेटर्स की अलजेब्रा की जब क्लास ली थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि कोई भी यदि आपका ऑब्जर्वेबल है उसका कोरस्पोंडिंग ऑपरेटर होता है। यहां तक बात क्लियर है। तो जिसको हमने अलजेब्रा में पढ़ा था, अब ध्यान दीजिएगा। अब समझना क्या है कि जो आपका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है लाइक इलेक्ट्रॉन, वो किसी भी प्रकार का क्या कर सकता है, मोशन कर सकता है। क्या कर सकता है, किसी भी प्रकार का मोशन कर सकता है। और किसी भी प्रकार का मोशन का मीनिंग ये हो गया कि वो ट्रांसलेशनल हो सकता है, वाइब्रेशनल हो सकता है, रोटेशनल हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक टाइम्स, ये जितने भी मोशंस हैं, उस मोशन से के साथ हमने को क्या मिलेगा, उस ऑब्जर्वेबल का कोरस्पोंडिंग क्या मिलेगा, हमको एक फंक्शन क्या मिलेगा, हमको एक वेव फंक्शन मिलेगा। तो मैंने कहा, मैंने कुछ एक समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि आपका कोई पार्टिकल है, जैसे हमने लिया इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये माइक्रोस्कोपिकल पार्टिकल है, क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसके किसी भी, चाहे वो पोजीशन हो, चाहे वो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, ये किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स को, उसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पर बात करी, कौन सी, ये लो इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सा मोशन कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। जब ये ट्रांसलेशनल मोशन करेगा तो उस मोशन के लिए हमको पर्टिकुलर एक मॉडल काम में लिया गया है। तो वो पर्टिकुलर मॉडल कौन सा है, आपका बॉक्स। अब ये बॉक्स आपका 1D बॉक्स लिख दिया मैंने, तो आप 1D बॉक्स को क्या लेंगे, इसमें काम में लेंगे। ऐसे ही यदि मैं बोलता हूं वाइब्रेशनल मोशन, किसकी बात कर रहा हूं मैं, वाइब्रेशनल मोशन। तो जब वाइब्रेशनल मोशन की बात कर रहा हूंगा तो वहां पर मुझे बात करनी पड़ेगी पर्टिकुलर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल की। तो जब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहा हूं तो वहां पर पार्टिकल कौन सा मोशन करेगा, वाइब्रेशनल मोशन करेगा। और उसके दौरान क्या, एक पर्टिकुलर साई जनरेट होगा। वो साई किसे होगा, वेव फंक्शन। एक्चुअली पर्टिकुलर किसी मॉडल के लिए अपना एक पर्टिकुलर साई होता है। उस साई का जो सॉल्यूशन है वो हम किससे निकालते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से निकालते हैं, जिसको हम अब आने वाली अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू किस प्रकार से हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो ट्रांसलेशन के लिए 1D बॉक्स के लिए हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर साई निकल के आएगा। ठीक है। ऐसे ही हमें बात करें एसएचओ के लिए, तो वाइब्रेशनल मोशन करेगा पार्टिकल और उसकी क्या पर्टिकुलर साई निकल के आएगा। अब उसमें जितने भी ऑब्जर्वेबल है उसका पर्टिकुलर क्या होगा, ऑपरेटर होगा। तो ध्यान से समझना मेरी बात क्या है। यहां पर मेरी बात यह है कहने का कि यदि जो भी आपको ऑब्जर्वेबल है उसकी वैल्यूलेट यदि वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए क्या होगा, पर्टिकुलर उसका एक ऑपरेटर होगा। ठीक है। और उस ऑपरेटर के साथ में जिस मोशन के थ्रू हम उसका क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो मोशन के थ्रू भी क्या करेगा, एक वेव फंक्शन जनरेट करेगा। तो वो उसका वेव फंक्शन के साथ में ऑपरेटर को जो ऑपरेट करते हैं तो हमको रिजल्ट में क्या मिलता है, एक कांस्टेंट वैल्यू।
वो कांस्टेंट वैल्यू आप या तो हम किससे निकालते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू या फिर आइगन वैल्यू इक्वेशन से। तो किसी भी ऑब्जर्वेबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए टू मेथड होते हैं। पहला एक होता है आपका आइगन वैल्यू इक्वेशन मेथड, दूसरा होता है आपका एक्सपेक्टेशन मेथड या फिर एवरेज वैल्यू मेथड। ये दोनों के दोनों ही मेथड क्या होते हैं, आपको किसी भी ऑब्जर्वेबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए नेसेसरी होते हैं। अब बेसिकली हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। आइगन वैल्यू इक्वेशन के लिए पर्टिकुलर कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशंस क्या थी कि आपका जो साई है, वो साई किस प्रकार का होना चाहिए, आइगन फंक्शन होना चाहिए। जो आपका वेव फंक्शन है वहां पर वो आपका आइगन फंक्शन होना चाहिए, तभी वो उस इक्वेशंस को फॉलो करेगा, अदरवाइज हम उसके थ्रू हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो आइगन वैल्यू इक्वेशंस को फॉलो नहीं करेंगे, और जब कोई आइगन वैल्यू इक्वेशंस को फॉलो नहीं करेगा तो फिर वो किसके अंदर चला जाएगा, आपका एवरेज वैल्यू एक्सपेक्टेशन के अंदर। तो उसको हम किसके थ्रू कैलकुलेट करेंगे, ऑब्जर्व वैल्यू को एक्सपेक्टेशन वैल्यू के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। तो अब समझना कि मेरी कहने का मीनिंग क्या था, कि जैसे मैंने कहा आपको कोई भी आपको पर्टिकुलर, जैसे मैंने कहा कि कोई भी जैसे ऑब्जर्वेबल था, उसका कोई ऑपरेटर आ गया ए, उसका कोई फंक्शन है साई, तो उसका एक रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के साथ में साई आएगा। तो जो साई आएगा यदि वो सेम है तो आइगन वैल्यू इक्वेशन से हम क्या कर देंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। आइगन वैल्यू इक्वेशन मेथड के थ्रू क्या कर लेंगे, हम फाइंड आउट कर लेंगे, और यहां जो रिजल्ट निकल के आएगा वो रिजल्ट क्या कहलाएगा, आपका उस ऑब्जर्वेबल का रिजल्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑब्जर्वेबल का वैल्यू। यहां तक मेरी बात समझ में आई। तो अपन को क्या करना है बेसिकली, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि हमने लिया 1D बॉक्स। क्या लिया मैंने, 1D बॉक्स। 1D बॉक्स के लिए हमको पता है कि पर्टिकुलर एक साई होता है, जो वेव फंक्शन होता है वो क्या होता है आपका √2/L साइन n पाई x/L। n हम क्योंकि हम यदि 1 की बात करें तो 1 ले लेंगे, यहां पर n ले लेंगे तो यहां पर भी n आ जाएगा। क्लियर है। इस पर्टिकुलर के लिए ऑपरेटर, जैसे मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो यहां पर जैसे ये वैल्यू कैलकुलेट करें तो हम कौन सा ऑपरेटर काम में लेंगे, हैमिल्टोनियन, क्योंकि एनर्जी का ऑपरेटर कौन सा होता है, कॉरस्पॉन्डिंग। मैंने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बताया था, तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर काम में लेंगे। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, -h²/2m d²/dx²। ये ऑपरेटर हो गया, ये फंक्शन हो गया। तो क्या, अब ध्यान दीजिएगा, यदि ये जो फंक्शन है ये आपका आइगन वैल्यू इक्वेशन में फॉलो करेगा तो आप इसको आइगन वैल्यू इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हो इसकी वैल्यू ऑब्जर्वेबल की। अदरवाइज हमको कौन सा मेथड काम में लेना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू मेथड। अब देखना, ध्यान से समझना किस प्रकार से हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि आपका जो इसका रिजल्ट निकालेगा वो क्या आएगा, एस साई इज इक्वल टू ई साई। यदि ये दोनों साई सेम है तो आइगन वैल्यू इक्वेशन मेथड अप्लाई हो जाएगा। यही अपनी कंडीशन थी, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अब समझने की बात क्या है उसको देखना। तो यहां जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो इसकी कैलकुलेशन से जो वैल्यू आएगी, यदि सेम फंक्शन आए और यदि कोरस्पोंडिंग यदि कोई कांस्टेंट वैल्यू आई तो वो आपकी क्या कहलाएगी, एनर्जी की वैल्यू, क्योंकि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एनर्जी ऑपरेटर होता है, तो ये एनर्जी की वैल्यू होगी और ये एनर्जी ही क्या कहलाएगी, ऑब्जर्वेबल की वैल्यू। ठीक है, ऑब्जर्वेबल की वैल्यू। यहां तक बात क्लियर। अब समझना बेसिकली, देखिए, तो मैं इसको अप्लाई करता हूं, कैलकुलेट करके बताता हूं किस प्रकार से हम फाइंड आउट करते हैं। तो h साई इज इक्वल टू -h²2m d²/dx। साई क्या था आपका, √2/L साइन n पाई x/L। यही था आपका, यही था। चलिएगा, अब यहां पर क्या है कि जो v है ये कितना होता है, 0, तो हम इसी को काम में लेंगे। चलिए अब ध्यान से देखना, इसको यदि हम फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, d²/dx² है, d²/dx² मल्टीप्लीकेशन करेंगे, किस फॉर्म टर्म में आएगा, dh²/2m d/dx। क्लियर है, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो इसको मैं बाद में लूंगा। अब सबसे पहले ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, d/dx √2/L साइन
एन पाई एक्स बाई एल, यही आएगा आपका। इंडिविजुअल दो भागों में कर लिया, पहले इसके साथ करूंगा देन इसके साथ, जो रिजल्ट आएगा वो न्यू वेव फंक्शन बन जाएगा, वो वेव फंक्शन इसके साथ क्या कर देंगे, ऑपरेट कर देंगे। अब इसमें ध्यान से देखना, ये वाली क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर दूं मैं, तो सबसे आगे में तो कांस्टेंट को कर दिया आपको √2/L d/dx। अब d/dx साइन n पाई x बाई एल का कैलकुलेशन करना है अपने को, और इसका मुझे पता है किस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे, उसको समझना। क्या है, d/dx साइन n पाई x बाई एल। जब इसका कैलकुलेशन जब मैं करूंगा तो मैंने आपको बताया था साइन, ये क्या आपका एक कांस्टेंट है, ये पर्टिकुलर आपका क्या है, ये जो पूरा ये आपका जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, इसको मैं कह सकता हूं b। और यदि इसको मैं पूरा कांस्टेंट बोलता हूं तो मैंने कहा इसको कि इंटीग्रेट d/dx साइन bx, और d/dx साइन bx को क्या कहता हूं मैं, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो और उसी फंक्शन के साथ वापस लिख दो। ठीक है, अब d साइन का क्या हो जाएगा, यहां पर कोस हो जाएगा। तो किस प्रकार से इसका रिजल्ट आएगा उसको समझिएगा, देखना रिजल्ट क्या आता है। अब जिस प्रकार से मैंने उसको लिखा, तो सबसे पहले कांस्टेंट माइनस h²/2m √2/L, यहां तक बात क्लियर है, समझिएगा। उसके बाद में d/dx। अब जो रिजल्ट निकल के आया वो क्या है आपका कि n पाई x बाई एल, n पाई x बाई एल, तो उसमें x क्या है वो नहीं आएगा क्योंकि कांस्टेंट यहां पर चीज आएगी आपकी, साथ में क्या आ जाएगा, कोस n पाई x बाई एल। तो मैंने क्या कहा कि जो आपका d/dx साइन n पाई x बाई एल का रिजल्ट आएगा, तो कांस्टेंट जिसको मैंने b कहा था वो बाहर आ जाएगा, उसके बाद में कोस n पाई x बाई एल एजिटीज आ जाएगा, साइन का किस में, कोस में चेंज होकर के। अब समझिएगा क्या होगा। अब इसका जैसे ये रिजल्ट आया, ये क्या है आपका कांस्टेंट है, इसको मैं क्या ले लूं, फर्दर आगे ले लूं। जैसे ही मैंने इसको बाहर लिया, -h²2m √2/L, ठीक है। और आपका जो पोर्शन कौन सा है, n पाई x बाई, ये भी क्या आ गया बाहर, तो n पाई बाई एल। अब क्या हो गया, d/dx, ये वाला इसके साथ क्या होगा, ऑपरेट होगा, कोस n पाई x बाई एल। जब इसका मैं यदि रिजल्ट करता हूं तो क्या निकल के आता है, कोस का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन के साथ होगा। क्लियर है मेरी बात, माइनस के साथ होगा। तो ध्यान से देखना क्या होगा, -h²/2m √2/L n पाई बाई एल, ये कांस्टेंट से बाहर आ गए। जब इसका रिजल्ट करता हूं तो क्या आएगा, पहले कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या था आपका, -n पाई बाई एल साइन n पाई x बाई एल। इसका रिजल्ट यही आता है। हमने ये जब मैं मैथमेटिकल वैल्यू, जब आपको मैथमेटिक्स इन्वॉल्व जो होती है केमिस्ट्री में, जब वहां पर डिस्कस कर रहा था डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, तब मैंने बताया था कोश का जो चेंज होगा माइनस साइन में, और साइन चेंज होता है कोश में। ये सब चीजें मैंने डिस्कस करी थी। अब ध्यान से देखिएगा, ये माइनस और इस माइनस के साथ क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपका क्या बतेगा, h²/2m, क्लियर है यहाँ पर, 2m √2/L, ये n क्या हो जाएगा, n² π² बाई L², साथ में आपका क्या आ गया, साइन n पाई x बाई एल। अब इंपॉर्टेंट क्या है उसको समझना, जो मेरा मेन जो मुद्दा है आपको समझाने का, वो क्या है उसको समझो। कि यहां यदि जो मैं ये चीज है, इसको मैं वापिस पीछे लेके आता हूं, तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा -h²2m n² π² बाई L² √2/L साइन n पाई x बाई एल। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो आपका निकल के आया, ये क्या हो गया आपका साई, और ये साई क्या है, वही है जो आपका क्या था वहां पर एच साई जो था, तो वहां ये जो साई था वही साई यहां पर आपको मिल रहा है। तो साई और साई जब दोनों साई सेम मिल रहे हैं आफ्टर इक्वेशन, तो इसका मतलब ये साई क्या हो गया आपका आइगन फंक्शन हो गया, और ये जो आइगन फंक्शन आ गया, तो ये जो कोरस्पोंडिंग जो कांस्टेंट वैल्यू निकल के आई, ये क्या कहलाई आपकी, ये आपकी वैल्यू कहलाती है आइगन वैल्यू कहलाती है। और इसको बेसिकली हम क्या कहेंगे यहां पर, इस ऑब्जर्वेबल की वैल्यू। तो यहां पर ये जो वैल्यू निकल के आई, ये वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी, एनर्जी की वैल्यू कहलाएगी, क्योंकि एनर्जी की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं।
तो हम क्या कहेंगे कि जब मैं यदि इस फॉर्मूले को इस प्रकार से कैलकुलेट किया और एनर्जी जब मैंने निकाली तो आपका जो रिजल्ट आया वो क्या आया उसको समझना, वो आया माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, ठीक है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साइन एन पाई एक्स बाई एल, और जो कांस्टेंट था आपका 2/l, ये आगे था, इसको आप यहां रख लीजिएगा। ये जो वैल्यू था इसका इक्वल जब आया वैल्यू तो सेम वही फंक्शन आएगा, और जो वैल्यू आया वो क्या आया, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m एल स्क्वायर √2/l साइन एन पाई एक्स बाई एल। अब ध्यान दीजिएगा कि ये आपका क्या हो गया, ओवरऑल ये वाला पोर्शन ये वाला सेम है, तो ध्यान दीजिएगा कि इस ऑपरेटर के लिए ये आपका क्या हो गया, कांस्टेंट वैल्यू आ गया। तो ये वैल्यू इसको हम किसके थ्रू कैलकुलेट कर पाए, आइगन वैल्यू इक्वेशन की मेथड के थ्रू हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहां जो फंक्शन है वो आइगन फंक्शन है, इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, इस वजह से हमने इसको इस वजह से सोल्व कर सकते। तो यहां जो एनर्जी निकल के आई वो आपकी क्या आ गई, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m एल स्क्वायर। क्लियर है। लेकिन क्या होता है कि जब आपका ऑपरेटर, इफ द ऑपरेटर ऑफ द ऑब्जर्वेबल एंड फंक्शंस ऑफ द मोशन डज नॉट फॉलो आइगन वैल्यू इक्वेशन, देन वी यूज एक्सपेक्टेशन वैल्यू मेथड। जब यदि आपका ऑपरेटर किसका, ऑब्जर्वेबल का और जो फंक्शन है मोशन का, वो दोनों ही आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तब हम कौन सा मेथड काम में लेंगे, एक्सपेक्टेशन मेथड काम में लेते हैं। और अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन मेथड काम में जो होगा वो क्या होगा, उसका रिजल्ट एक्सप्रेशन क्या होगा उसको समझिएगा। अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन मेथड द मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल किस प्रकार से लिखते हैं हम, इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका जो एक्सप्रेशन है वो किस प्रकार से होता है, ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी साइन स्टार ए साइन डी टो डिवाइडेड बाई ए टू बी साइन स्टार साइन डी टो, कि आपका जो एक्सप्रेशन है, जो भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, ये क्या कहलाती है, आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। क्या कहलाएगी आपकी, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब जिसकी भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है उसके लिए हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ध्यान क्या देखना है उसको समझना। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वाली जो टर्म है ये क्या कहलाती है आपकी, ये हम नॉर्मलाइज वाली कंडीशन में काम लेते हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजर के लिए हम क्या करें, ये फॉर्मूला काम में लेते हैं। तो यदि मैं कहूं कि यदि आपका फंक्शन ये ए टू बी क्या हो गया आपका, सबसे पहले इसको समझिए, ये आपकी लिमिट है, लिमिट ऑफ द सिस्टम या एंटायर ऑफ द सिस्टम। इफ, अब यदि मैं कंडीशन लिखता हूं, इफ साई इज इक्वल टू नॉर्मलाइज्ड, साई क्या है आपका, नॉर्मलाइज, तो उस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, साई ए टू बी साई स्टार साई डी टो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। और जब 1 हो जाएगा तो ये वैल्यू हम कहां रखेंगे, यहां रखेंगे। तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी साई स्टार ए साई डी टो। तो आपका जो निकल के आएगा पर्टिकुलर फॉर्मूला वो क्या निकल के आएगा, ए टू बी इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार ए ऑपरेटर साई डी टो। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू मेथड के थ्रू। किस प्रकार से करेंगे उसको समझना है हमको बेसिकली, ठीक है। आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। एग्जांपल क्या है उसको समझना। एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं, उसको देखना क्या है। एग्जांपल मैंने लिखा, एग्जांपल की समझ रहा हूं बात, साई इज इक्वल टू एक्स, कैलकुलेट एवरेज वैल्यू of x in the region of 0 to 1, psi is equal to x है, कैलकुलेट एवरेज वैल्यू ऑफ x इन द रीजन ऑफ 0 to n। तो हमको ये ध्यान देना है कि एवरेज वैल्यू जब कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले देखना है साई यदि आपका नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है। तो नॉर्मलाइज है या नहीं है हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, नॉर्मलाइज से फॉर्मूले को अप्लाई करके, ठीक है।
तो यदि हमको पता लग गया कि नॉर्मलाइज है तब तो हम क्या करेंगे, इस वाले को अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम इसको अप्लाई करेंगे। यहां पर हम पूरे को अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि पहला ही एग्जाम्पल हम सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इस ऑब्जर्वेबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ध्यान से देखना कि किसकी वैल्यू निकालनी है अपन को, इस एक्स की। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ए टू बी साइन स्टार ए साई डी टो डिवाइडेड बाई स्टार साई डी टो। इसके लिए हमको पता है साइन क्या आ जाएगा, इसके लिए एक्स है और लिमिट क्या है 0 to 1। तो एक्स ऑपरेटर क्या है इसका, एक्स 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 डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एक्स एक्स डी एक्स। क्लियर है यहां तक? इसको जब मैं लिखता हूं तो किस प्रकार से लिखूंगा, 0 to 1। अब क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है, तो इसका क्या आ जाएगा, एक्स की पावर क्यूब डी एक्स डिवाइडेड बाई 0 to 1 एक्स की पावर 2 डी एक्स, एक्स की पावर क्यूब एक्स की पावर 3 डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 2 डी एक्स। ये निकल के आ गया इसका रिजल्ट। अब ध्यान देना क्या है, इसका जब सॉल्यूशन में इंटीग्रेशन के थ्रू निकालता हूं वो क्या आता है निकल के, वो आएगा आपका एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 0 to 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 3 बाई 3 0 to 1। इसका रिजल्ट यही आता है इंटीग्रेशन का। हमने यहां पर ये रीड आउट किया था, एक्स की पावर एन डी एक्स को क्या लिखते हैं यहां पर, एक्स की पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, उसी फॉर्मूले से अप्लाई किया। अब इसको जब मैं लिखता हूं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/4 माइनस 0/4 डिवाइडेड बाई 1/3 माइनस 0/3। इसी प्रकार लिखूंगा तो 1/4 1/3, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा आपका 3/4। आपका रिजल्ट क्या निकल के आया, 3/4। अब ये जो वैल्यू आई 3/4, ये वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी, इस ऑब्जर्वेबल के लिए वैल्यू कहलाएगी। इसकी जो एवरेज वैल्यू क्या निकल के आए, 3/4। क्लियर है आपको? किस प्रकार से फाइंड आउट किया, इस एक्सपेक्टेशन मेथड को अप्लाई करना है। ये टर्म हम अप्लाई तब करते हैं जब आपका जो फंक्शन है वो आपका नॉर्मलाइज नहीं है। नॉट नॉर्मलाइज देन अप्लाई दिस फॉर्मूला। इफ फंक्शन इज साई इज नॉर्मलाइज देन वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। क्लियर है यहां तक मेरी बात? यहां तक बात क्लियर है? आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूं 1D बॉक्स के लिए। जब हम मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं उसको अप्लाई किस प्रकार से करेंगे इस एवरेज वैल्यू मेथड के लिए, उसको यहां पर हम समझते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता देता हूं, और वो इंपॉर्टेंट केवल इसी के लिए नहीं, सभी के लिए होगी। कैसे, ध्यान से देखना। अब यहां पर मुझे क्या कैलकुलेट करना है, हमको एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, पी एक्स की। क्या कैलकुलेट करनी है हमको, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स। पी एक्स की यदि हमको लीनियर जो मोमेंटम ऑपरेटर है इसके लिए हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ध्यान देने वाली बात क्या है उसको समझना। ध्यान देने वाली बात क्या है उसको समझना। इसके लिए हमको पता है 1D बॉक्स को मैं अप्लाई कर रहा हूं, तो 1D बॉक्स के लिए साई क्या होता है आपका, √2/L साइन पाई एक्स बाई एल। एन यहां पर ले रहे हैं क्योंकि मैं ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा हूं। क्लियर है? अब पी एक्स जो है उसके लिए ऑपरेटर क्या होगा, माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स। क्या यही ऑपरेटर होता है? इसके लिए यही ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर हमको पता है, इसके लिए फंक्शन हमको पता है। ये जो फंक्शन लिया है मैंने, ये फंक्शन आपका कौन सा है, नॉर्मलाइज्ड है। क्योंकि मैंने आपको बताया था, एक कंसेप्ट मैंने आपको यहां पर सिखाया था, आपको ध्यान से होगा। यदि आपका साई इज इक्वल टू एक्स आ रहा है, तो यदि मैं साई के आगे क्या लगा दूं, एक कांस्टेंट वैल्यू लगा दूं जो इसको क्या कहलाती है, नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट, तो ये लगने से ये फंक्शन क्या हो गया, नॉर्मलाइज्ड फंक्शन हो गया। तो उसी प्रकार ये जो फंक्शन था साई पाई एक्स बाई एल, इसके आगे मैंने कांस्टेंट वैल्यू लगाया √2/L। और ये जो वैल्यू आई है ये किस प्रकार से आई थी, मैंने बताई थी। कोई वैल्यू नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद इसका ओवरऑल 1 नहीं आता है तो फंक्शन नॉट नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज नहीं है तो उसका क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल लेकर उसके ऊपर क्या कर देंगे, √, लगा देंगे। और रेसिप्रोकल का √, करके हमने ये रिजल्ट निकाला। ये आपका क्या है, नॉर्मलाइज फंक्शन है। इट मींस यहां पर जो हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू मेथड अप्लाई करेंगे उस वाली सिचुएशन में आपका जो फॉर्मूला होगा वो क्या बन जाएगा उसको देखना। और वो फंक्शन आप जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट क्या है आपकी 0 to L, लिमिट क्या रहेगी 0 to 1D बॉक्स की बात कर रहा हूं, क्या आ जाएगा
साई स्टार ए साई डी एक्स। अब इस चीज को क्यों ध्यान देना है, क्योंकि आपका फंक्शन क्या है, नॉर्मलाइज्ड। तो नीचे वाला जो टर्म अंडर रूट वाला वो हो गया 1, तो वो काम में नहीं लेंगे, केवल इतना लेंगे। अब इसको किस प्रकार से सोल्व करना है वो समझना है। देखो ध्यान से समझना, जब इसको मैं सोल्व करता हूं तो क्या लिखूंगा मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एल अंडर रूट 2 बाई एल साइन पाई एक्स बाई एल पी एक्स अंडर रूट 2 बाई एल साइन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। इसी फॉर्मेट में लिखेंगे इसको हम, इसी फॉर्मेट में लिखेंगे इसको हम। चलिए अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना कि यहां पर इस पी एक्स को मैं ओपन करता हूं तो किस प्रकार से लिखूंगा, 0 टू एल अंडर रूट 2 बाई एल साइन पाई एक्स बाई एल माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स अंडर रूट 2 बाई एल साइन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। यहां पर ये जो कांस्टेंट है अंडर 2 बाई एल अंडर 2 बाई एल और माइनस आयोटा एच कट, इसको क्या कर लेंगे हम, इसी इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं। तो अंडर 2 बाई एल अंडर 2 बाई क्या हो जाएगा, 2 बाई एल हो जाएगा, और माइनस आयोटा एच कट इसको बाहर। इसका लेना है इंटीग्रेशन, आपको किसका लेना है इंटीग्रेशन उसको समझिएगा। इंटीग्रेशन लेना है अपने को साइन पाई एक्स बाई एल डी बाई डी एक्स साइन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। तो ध्यान देना, जब इसका इंटीग्रेशन लेना है तो इंटीग्रेशन से पहले इसमें क्या है, डिफरेंशिएशन है। ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर क्या करेगा, इसको ऑपरेट करेगा, फंक्शन को ऑपरेट किस प्रकार से करेगा। तो जब मैं डी बाई डी एक्स साइन पाई एक्स कर लूंगा तो पाई बाई ये जो एल है, ध्यान से समझिएगा कि यहां पर ये जो पाई बाई एल है इसको मैंने आपको माना है बी, और जब मैं पाई बाई एल को मैं बी बोल रहा हूं तो ध्यान से समझना किस प्रकार सोल्व करूंगा। तो साइन बी एक्स, साइन बी एक्स का जब मैं डिफरेंशिएशन करता हूं एक्स के रेस्पेक्ट में तो क्या रिजल्ट आता है, बी कोस बी एक्स, बी कोस बी एक्स। तो देखिएगा किस प्रकार से मैं लिखूंगा इसको, 2 बाई एल माइनस आयोटा एच कट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एल साइन पाई एक्स बाई एल। इसका रिजल्ट क्या आ रहा है आपका उसको समझना। इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो आपका आ रहा है पाई बाई एल जो कांस्टेंट है बाहर आ गया, कोश पाई बाई एल एक्स डी एक्स, यही आएगा आपका। अब ध्यान देना, ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, इसको आप क्या करेंगे, बाहर रख देंगे। जैसे ये बाहर आएगा देखिएगा क्या बनेगा आपका, 2 बाई एल माइनस आयोटा एच कट पाई बाई एल इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एल साइन पाई एक्स बाई एल कोस पाई एक्स बाई एल डी एक्स। अब इंपोर्टेंट क्या है ध्यान देखना, ये आपका बी है, मैंने आपको बता रखा है, ये भी बी है, ये भी बी है। तो एक फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला है, उसको समझना कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एल साइन बी एक्स डॉट कोस बी एक्स डी एक्स का जो रिजल्ट आता है वो आपको मैं डायरेक्ट लिख के बता रहा हूं, क्या रिजल्ट आता है उसको समझना। तो इसका जो रिजल्ट आएगा इंटीग्रेशन का वो आपको समझना है। यहां आपका 2 एल एल क्या हो जाएगा, स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है, माइनस आयोटा एच कट, और यहां पर आपका क्या आ जाएगा, पाई। क्लियर है। अब इसका जो रिजल्ट आ रहा है ओवरऑल उसको समझना क्या आ रहा है। इसका रिजल्ट आएगा -1 बाई 4b कोस 2 bx 0 टू एल, ये लिमिट। क्या फॉर्मूला आया कि साइन बी एक्स डॉट कोस बी एक्स का डी एक्स के साथ जब इंटीग्रेशन करता हूं तो रिजल्ट आता है -1/4b कोस 2bx। ठीक है। अब ये जैसे आया, अगले स्टेप में क्या करना है इसको समझना कि आपका ये जो वैल्यू है -1/4b ये बाहर आ जाएगा, और जैसे इसे बाहर लेता हूं b का वैल्यू पाई बाई एक्स है, ये अपने को पता है, तो इसको जैसे मैं बाहर लूंगा तो क्या निकल के आएगा उसको समझना कि आयोटा एच कट माइनस माइनस इसके साथ प्लस हो जाएगा, आयोटा एच कट पाई 2l स्क्वायर b, ये 2 इसके साथ कटेगा 2, ठीक है, आ गया। अब धमना देखना क्या आ गया अपने पास, जो बचा है वो है आपका है कोस 2bx 0 टू l। इसको जब मैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाऊंगा x के साथ तो आपका रिजल्ट आएगा आयोटा एच कट पाई 2l स्क्वायर b
इसका आएगा क्या रिजल्ट आएगा आपको उसको समझने का, कि मैं बी को खोल के लिखूं, बी इज इक्वल टू क्या था अपना पाई बाई एल, पाई बाई एल था तो क्या लिखूंगा मैं कोस 2 पाई एल बाई एल माइनस कोस 2 पाई 0 बाई एल। ठीक है, ये एल से आपका एल कट जाएगा, ये ओवरऑल क्या हो गया आपका 0, ये आपका ओवरऑल हो गया 0। अब अगले स्टेप में ध्यान देना, आयोटा एच कट पाई बाई 2 एल स्क्वायर बी, यहां पर क्या बचा ये 2 पाई, और 2 पाई का रिजल्ट क्या आता है 1, कोस 2 पाई का रिजल्ट क्या आएगा 1, और ये क्या हो गया कोस 0, और इसका कोस 0 का रिजल्ट भी क्या आएगा 1, क्या रिजल्ट आएगा 1। तो आपका ये जो दोनों फॉर्मूले थे इसका रिजल्ट क्या आ गया 1। ठीक है, कोस 2 पाई मतलब 360, तो कोस 360 का मान भी 1 होता है, कोस 0 का मान क्या होता है वैल्यू 1 होता है। जब दोनों का वैल्यू 1 आ गया तो 1 माइनस 1 क्या हो गया आपका 0, और जब 1 माइनस 1 0 हो गया तो आपका जो पी एक्स का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो क्या निकल के आया 0, क्योंकि 0 जब इस 0 किसी से टकराता है तो वो क्या हो जाता है 0। तो आपका ओवरऑल जो रिजल्ट आया वो क्या आया पी एक्स का इक्वल टू 0। तो ध्यान देना पी एक्स का जो यहां पर रिजल्ट निकल के आया वो आपका क्या आया 0। क्लियर है? तो ये जो px का वैल्यू जो 0 आया है ये आपका चाहे 1D हो, चाहे 2D हो, 3D हो, SHO हो, हाइड्रोजन हो, सब के लिए क्या आएगा 0 आएगा। कैसे आएगा मैं आगे जब मैं आपको पर्टिकुलरली जब मैं एप्लीकेशन पार्ट में जाऊंगा श्रोडिंगर की, जिसमें 1D की, 2D की, 3D की, हाइड्रोजन की, SHO की, रिजिड की सब बातें करूंगा, तब उनकी पर्टिकुलर जब 1 बाय 1 की डिस्कस करेंगे वहां पर हम इनका पर्टिकुलर क्या करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू को डिस्कस करेंगे। उस एक्सपेक्टेशन वैल्यू के अंदर ये चीज हम फाइंड आउट करेंगे कि हाँ इसका किस प्रकार से ये वैल्यू 0 होता है। मैंने आपको 1D का कैलकुलेट करके बताया, 1D के लिए 1D का फंक्शन लेंगे, उसी का ऑपरेटर लेंगे, ऑपरेटर के साथ इसको ऑपरेट कराएंगे। हमको पता है फंक्शन यदि नॉर्मलाइज्ड है तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, और 1 बाय 1 स्टेप सोल्व करते हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिला यहाँ पर 0। तो इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या निकल के आया px का 0। ठीक है, तो जब मैं अब आगे बात करूंगा तो इसके बहुत सारे फंक्शंस ऑब्जर्वेबल वैल्यू है, चाहे वो कुछ भी हो, एक्स हो सकती है एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर टी एक्स वी एक्स ई एक्स डेल्टा पी एक्स, जितने भी ये पोर्शन है सबकी वैल्यू जब निकालेंगे वो हम पर्टिकुलरली उस टॉपिक के अंदर ही क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बेसिकली किस बात के ऊपर डिस्कस किया कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यदि किसी का वैल्यू हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू से निकाल पा रहे हैं तो क्या उसका रिजल्ट जब आइगन वैल्यू इक्वेशन से निकालते हैं तो क्या वो रिजल्ट सेम ही आता है? यस, उसका रिजल्ट सेम ही आता है। कंडीशन क्या है कि वो उसके लिए आपका जो फंक्शन है वो आइगन वैल्यू इक्वेशन वाली कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। क्लियर है? यदि आपका कोई फंक्शन है जो आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो करता है, ये कोई आपका ऑपरेटर है जो आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो करता है, तो वो उसका रिजल्ट यदि मैं आइगन वैल्यू इक्वेशन से कैलकुलेट करूं या मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू मेथड से कैलकुलेट करूं, दोनों ही सिचुएशन में रिजल्ट क्या आएगा सेम आएगा। ये चीज आपको पता रखनी है। तो दो ही चीज आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस की हमने, उसको रिकॉल कर लेता हूं, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये कि कोई भी यदि है उसको दो फंक्शन के दो प्रॉपर्टीज के या दो मेथड के थ्रू हम यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं किसी भी ऑब्जर्वेबल का। पहला मेथड आइगन वैल्यू इक्वेशन मेथड, दूसरा मेथड एक्सपेक्टेशन वैल्यू मेथड। यदि कोई फंक्शन आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो कर रहा है तो हम उससे निकालते हैं, उससे हमारे लिए इजी रहता है। ठीक है, हम इजीली उस फॉर्मूले सिंपल एक फॉर्मूले को अप्लाई करके ए साई इज इक्वल टू ई साई, इसके थ्रू हम क्या कर देते हैं सोल्व कर लेते हैं। लेकिन यदि कोई फंक्शन आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा होता है उस सिचुएशन में हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं एक्सपेक्टेशन मेथड। एक्सपेक्टेशन वैल्यू मेथड के अंदर जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है उसको समझना, वो होता है हमारा इंटायर लिमिट ए टू बी साई स्टार ए साई डी टो इज इक्वल टू इंटायर लिमिट ए टू बी साई स्टार साई डी एक्स। ये अप्लाई करते हैं हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। यदि आपका फंक्शन साइन नॉर्मलाइज्ड है तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी आपकी 1, और 1 होते ये इसमें ओवरऑल जो चेंज आ जाएगा वो ये आएगा, और इस प्रकार से हम क्या करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दो ही फॉर्मूले हैं जिसके द्वारा हम किसी भी ऑब्जर्वेबल की क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर वैल्यू का फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? यहां तक आपको मेरी बात यहां तक आपको कंप्लीट समझ में आ गई होगी कि क्या इसका बेसिक क्राइटेरिया है, किस प्रकार से हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्या इसकी कंडीशंस है। ठीक है, ये हमारा बेसिक पार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स का कंप्लीट हो चुका है। यहां तक जो 9 वीडियो कंप्लीट हुई है ये हमारा बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स का क्या। अब जो स्टार्ट होगा वो होगा हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का एक्सप्रेशन और उसकी जो एप्लीकेशंस है, ये हमारा सेकंड पार्ट शुरू हो जाएगा।
तो फर्स्ट पार्ट था, यहां से आपका कम से कम 2 से 3 सवाल आपके बनते हैं सेक्शन सी और बी के अंदर मिलाकर के CSIR में। तो इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आप डिस्कस करें। एक एक टॉपिक को मैंने यहां पर आपके सामने विद एग्जांपल्स क्या किया है, डिस्कस किया है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोई भी आपको इश्यू आए वीडियो के दौरान आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।